दोस्तों नमस्कार। जबरदस्त वोटिंग के साथ राजस्थान में चुनाव संपन्न हुए। कुछ जगहों पर 80% से ज्यादा वोटिंग हुई और पिछली बार की तुलना में इस बार घरों से लोग ज्यादा बड़ी तादाद में निकले और खास तौर से जिन जगहों पर कांग्रेस या बीजेपी के बागी नेताओं की मौजूदगी बतौर उम्मीदवार थी, किसी ने किसी पार्टी को थाम लिया, कोई निर्दलीय मैदान में था। कम से कम 20 से 25 सीट ऐसी है जिन्होंने अपनी पार्टी को इस बात का एहसास करा दिया कि उनकी मौजूदगी सिर्फ बागी उम्मीदवार के तौर पर नहीं है, वह खेल बिगाड़ भी सकते हैं और चुनाव जीत भी सकते हैं। और 20 से 25 सीटों पर पिछली बार की तुलना में जहां बागी उम्मीदवार इस बार थे, वहां वोटिंग ज्यादा हुई। कई जगहों पर झड़पें भी हुई। कुछ जगहों का मतलब यह है कि जहां कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ते हुए दिखाई दिए, कुछ जगहों पर बीएसपी के साथ भी झड़प की खबर आई और कुछ जगहों पर आदिवासी बहुल इलाकों में भी तनाव और तनातनी नजर भी आई। लेकिन संदेश बहुत साफ है, भारत की राजनीति पर राजस्थान के चुनाव का असर पड़ने वाला है। वो कांग्रेस हो व बीजेपी हो, दोनों को इस बात का एहसास है कि राजस्थान के चुनाव परिणाम कांग्रेस की राजनीति में हाईकमान का मतलब क्या होता है, शायद अब आने वाले वक्त में हाईकमान भी समझे और कांग्रेस के छत्रप भी समझे। दूसरी परिस्थिति कमोवेश अलग तरीके से सही, लेकिन बीजेपी के भीतर भी है। क्या दिल्ली राजस्थान को हाँक सकती है? तो कितनी दूर तक हाँकेगी, कब तक हाँकेगी? या फिर चुनाव परिणाम कहीं ऐसे तो नहीं होंगे कि दिल्ली की अपनी राजनीतिक जमीन राजस्थान परिणाम के बाद डामाडोल तो नहीं हो जाएगी? ये सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज जब पूरी वोटिंग हुई, हमें लगता है पहले उसका लब्बो लुबाब एक एक करके समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसी स्थिति चुनाव के दौर में इससे पहले राजस्थान में नहीं थी। अगर आप शुरुआत इससे करें कि कितने तनाव की राजनीति में इस वोटिंग को लोगों ने देखा समझा। भरतपुर के ढींग कुंभेर वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रत्याशी आपस में भिड़ गए, पोलिंग पार्टी को भागना पड़ गया। भरतपुर के ही कामा विधानसभा में जो पहाड़ी इलाका है, वहां पर दो गुटों में विवाद हो गया। एक तरफ कांग्रेस प्रत्याशी के परिवार के लोग, बेटा था वहां पर, दूसरी तरफ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मौजूदगी थी, उनके लोग थे वहां पर। दोनों आपस में भिड़ गए। धौलपुर में बाड़ी विधानसभा के भीतर रजई काला गांव में फायरिंग की स्थिति आ गई, वहां फायरिंग करनी पड़ी। कंचनपुर में बीएसपी और बीजेपी में भिड़ंत हो गई। सीकर के फतेहपुर में शेखावटी इलाके में पथराव हो गया, वहां पर कांस्टेबल घायल हो गया। चुरू के सरदार बहार में कांग्रेस और बीजेपी के बीच झड़प की स्थिति आ गई और जोधपुर के लूणी में बीजेपी उम्मीदवार, उनका जो कार्यालय था, उस पर हमला बोल दिया गया। और झालावाड़ और उदयपुर में भी परिस्थिति कुछ जगहों पर झड़प की थी, लेकिन एक खबर यह भी आई कि यहां पर दो बुजुर्गों की मौत लाइन में वोट देने के साथ यहां पर हो गई। राजस्थान के चुनाव का मतलब इन तस्वीरों के जरिए परखें जो हम पीछे देख पा रहे हैं, जिसमें इतनी बड़ी तादाद में हर जगह पर भारी तादाद में वोटिंग हो रही थी। वो ग्रामीण इलाके हों, शहरी इलाके हों, अर्ध शहरी इलाके हों, आदिवासी इलाके हों, इन कतारों को देखिए और समझिए कि किस तरीके से शहरी इलाकों में मौजूदगी भी थी और वोटिंग लाइन जो थी वो जबरदस्त तरीके से बनी हुई थी। अब यहां पर ये दोनों चेहरे आने वाले वक्त में कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति को कितना साध पाएंगे, इनके अपने राजनीतिक कैरियर का क्या होगा, यह सवाल भी राजस्थान के बीच जुड़ा हुआ है। और बड़ी बात यह है कि दरअसल वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत दोनों राजस्थान की राजनीति के बड़े हिस्सेदार रहे हैं, लेकिन पहली बार वोटरों के जहन में भी था कि जो हारा उसका राजनीतिक कैरियर खत्म, और एक तरफ यह भी था कि अगर जीत गए तो उनका राजनीतिक कैरियर खत्म। गहलोत हारे तो गहलोत का राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया। और दूसरी तरफ वसुंधरा राजे, अगर बीजेपी जीत गई तो वसुंधरा राजे की राजनीति अस्त तो नहीं होगी, लेकिन वह एक दरकिनार और हाशिए पर जाकर टिक जाएंगी। और शायद इसीलिए उनके अपने लोग जो चुनाव मैदान में थे, चाहे वो टिकट कहीं से ना मिला हो, वहां पर भी थे, वहां पर भी वसुंधरा की गूंज सुनाई दे रही थी। और यह सारी जानकारी
वोटरों के भीतर थी जो कतारों में यहां पर पहुंचे थे। इन कतारों को पढ़िए तो कितनी बड़ी तादाद में लगातार हर जगह पर यह नजर आ रहा था कि हां, इतनी बड़ी तादाद में वोटिंग की स्थिति और महिलाओं की मौजूदगी क्या सत्ता परिवर्तन के लिए है या सत्ता से मिलने वाले लाभ को लेकर है। दावे आज भी दोनों कर रहे थे, लेकिन इन कतारों के बीच में और इस भीड़ के बीच में एक एक चीज को परखिएगा तो कुछ चीज सामने आएगी। वोट परसेंटेज पहली बार 2008 से 2013 में बढ़ा था और बढ़ा हुआ परसेंटेज तकरीबन 8 से 9% का था। एक झटके में 66% से 75% तक वोटिंग चली गई थी 2008 से 2013 में। इसका परिणाम यह हुआ था कि गहलोत बुरी तरीके से हारे थे। सिर्फ 21 सीटें मिली थी, जो कि उससे पहले के चुनाव में उनके पास 96 सीटें थी। और दूसरी तरफ बीजेपी 163 सीट जीत गई थी। तो परसेंटेज ऑफ वोट का बढ़ना, और अगर बराबरी की स्थिति रहती है जो खास तौर से 2013 और 2018 के बीच रही, तो देखिए बहुत सीटों का अंतर नहीं है। कांग्रेस 100 सीट पिछली बार जीती तो 73 सीट बीजेपी जीत गई। लेकिन अगर राजनीतिक तौर पर देखिएगा तो बीजेपी जब जीतती है तो उसकी जीत का पैमाना बहुत बड़ा होता है। तो क्या यह हवा उस दिशा में जा रही थी और क्या इसको गहलोत समझ गए थे, या गहलोत ने आखिरी मौके पर जिन परिस्थितियों को जिया उसमें सब कुछ भोथरा गया। चाहे वो सचिन पायलट को लेकर प्रधानमंत्री की जुबां पे उनका नाम आया हो, चाहे इस दौर में कहा जा रहा हो कि गुज्जर वोट कहां पर जाएगा, या फिर जाट वोट में भी सेंध लगाने की परिस्थितियां कुछ जगहों पर, क्या सब कुछ बिल्कुल नए तरीके से था? शायद था। इसीलिए अब इस चुनाव के भीतर जब आप घुसेंगे तो एक चीज और समझ लीजिए, हम सीट बाय सीट आए उससे पहले एक चीज क्लियर हो जाए। सबसे बड़ा असर यहां के युवाओं पर जो पेपर लीक का है वह पड़ा है, और उसकी बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस के नेता सचिन पायलट और उसके बाद बीजेपी के नेताओं ने भी पेपर लीक पर जो आंदोलन छेड़ने की कोशिश की, उसमें एक हाथ आगे सचिन पायलट रहे जो कांग्रेस के हैं, और कांग्रेस की ही सत्ता है जो चुनाव लड़ रही है। पेपर लीक का जिक्र हम खास तौर पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा असर जो होता है वह 30 बरस से कम के उम्र के वोटरों पर पड़ता है। 18 से 19 साल के वोटर, कुल वोटर तकरीबन 22,61,000 जो पहली बार वोट डाल रहे थे। और अगर 20 से 29 साल आएंगे जिन्होंने पेपर लीक के मजे को चखा है, उन परिस्थितियों को जिया है, उनकी तादाद 1,33,00,000 वोटरों की है। यानी दोनों को मिला दीजिएगा तो 1.5 करोड़ से ज्यादा वोटर सिर्फ 30 बरस से कम के हैं। उसके बाद दूसरी स्थिति बेरोजगारी और महंगाई और करप्शन का हिस्सा आता है, जिस दायरे में 30 से 40 बरस की उम्र के भीतर के लोग प्रभावित भी रहते हैं, और इनकी तादाद 1,18,00,000 की है। जो 40 के पार का है उसको अगर जोड़िएगा तो उसमें तकरीबन 2.5 करोड़ लोग और आ जाते हैं। अब सवाल यहां पर सबसे बड़ा यह है कि युवा वोटर कहां फिसला, कहां गया? उसने नेता देखा, अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों को देखा, या पार्टी देखी? शायद यहां पर महत्वपूर्ण यह है कि बीजेपी का कोई चेहरा स्थानीय नहीं था, उनका चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का था। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस के नेताओं में थे वो चेहरे कई थे। उन चेहरों का मतलब है एक तो गहलोत और एक सचिन पायलट, और उसके अलावे गहलोत के साथ खड़े हुए कुछ लोग जो हाईकमान को भी नहीं मानते, उनका भी चेहरा इस दौर में बाखूबी रेंग रहा था। अब यहां पर एक सवाल और है कि वेलफेयर स्टेट के तौर पर आखिर में जितनी योजनाओं का ऐलान करना, जो पैसा बांटना, उसका असर कितना हुआ? उससे पहले एक बार यह भी समझ लीजिए कि पिछली बार जब कांग्रेस जीती थी तो उसको 1,39,00,000 वोट मिले थे, बीजेपी को 1,37,00,000 वोट मिले थे, और जो अलग से वोट पड़े थे, जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को जो पड़े, उनकी संख्या तकरीबन 82 लाख थी, 82 लाख थी। अब यहां पर युवा सबसे बड़े मायने में है, दूसरी स्थिति महिलाओं के साथ है, और तीसरी स्थिति आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से है। शहरी इलाकों के भीतर बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा है, असुरक्षा का मुद्दा है, जो समझ में आया इस वोटिंग कॉल में जो अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे।
निशाने पर कौन आएगा? यह सवाल आपके जहन में होना चाहिए। हम सीटों पर जाएं और इस परिस्थिति को लेकर आए उससे पहले हमें लगता है सबसे पहले एक सीट का जिक्र कर देते हैं। उससे आपके जहन में बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। यह चुनाव कितना महत्वपूर्ण है या कितना उलझा हुआ चुनाव है, क्योंकि कई यहां पर पोल्स हैं। एक तरफ गहलोत का पोल है, एक तरफ सचिन पायलट का पोल है, एक तरफ वसुंधरा राजे का पोल है, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का पोल है। किस किस द्वार पे कौन कौन स्थिति रेंग रही थी। इसीलिए सीकर की एक सीट है खांडेला सीट। इस सीट का जिक्र इसलिए क्योंकि पिछली बार यहां से एक इंडिपेंडेंट जीते थे, उनका नाम था महादेव सिंह खांडेला। तो खांडेला सीट से खांडेला जीते थे महादेव सिंह खांडेला निर्दलीय उम्मीदवार होकर। इस बार वह कांग्रेस के टिकट पर, क्योंकि गहलोत के करीबी और उन्होंने जब चुनाव डामाडोल यानी जब सत्ता डामाडोल थी तो उस समय गहलोत के साथ आकर ये खड़े हो गए थे, तो इनको स्पेस मिला और गहलोत ने निर्दलीय उम्मीदवार को अपने हिस्से में लाकर उनको टिकट दिला दिया। तो निर्दलीय एमपी पिछली बार का कांग्रेस का कैंडिडेट हो गया। यहां पर सचिन पायलट चाहते थे कि उनके उम्मीदवार को टिकट मिले, लेकिन उनके उम्मीदवार को टिकट नहीं मिला। अब वो कहां जाएंगे? वो कहीं नहीं गए, वह बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ गए। उनका नाम है सुभाष भील। तो सचिन पायलट के उम्मीदवार और करीबी सुभाष भील बीजेपी के टिकट पर, इंडिपेंडेंट एमएलए कांग्रेस के टिकट पर। तो कांग्रेस का जो व्यक्ति था वो क्या करेगा? कांग्रेस के व्यक्ति के तौर पर बंशीधर भैया थे, लेकिन दूसरी तरफ बंशीधर भैया बहुत नजदीक वसुंधरा राजे के असल में, जो बीजेपी के नेता के तौर पर थे, यह निर्दलीय खड़े हो गए। यानी सचिन पायलट के करीबी पहुंच गए बीजेपी में, बीजेपी के बंशीधर भैया हो गए निर्दलीय, जो निर्दलीय थे वो कांग्रेस की सीट पर पहुंच गए। तो तीन ध्रुव का यहां पर आमना सामना हो गया। और यहां पर अगर पिछली बार देखिएगा तो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार और बीजेपी के उम्मीदवार के बीच में जो अंतर था वो सिर्फ 4000 वोटों का था। इस जगह पर पहली बार कांग्रेस ने अपनी स्थिति मजबूत इंडिपेंडेंट एमएलए को लाकर की, लेकिन दूसरी तरफ जो बीजेपी के नेता और कांग्रेस से आए हुए या पायलट के करीबी तौर पर बीजेपी के प्रत्याशी, इस घालमेल की परिस्थिति में सोचिए कि इस जगह पर क्या हुआ होगा। यहां पर जो ऊपर स्थिति नजर आई वो पहली बार नजर आया कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर टकराव वसुंधरा राजे के लॉयलिस्ट का और गहलोत के लॉयलिस्ट का हो रहा है, और जनता इस बात को समझ रही है कि वहां पर क्या हो रहा है। तो सुभाष भील जो सचिन के लॉयलिस्ट हैं, मुकाबले में वह आकर खड़े हो गए, जिसका नुकसान कांग्रेस को। और दूसरी तरफ बंशीधर भैया के साथ जो बीजेपी का पुराना कैडर था वो निकल कर आकर खड़ा हो गया निर्दलीय के साथ। मैसेज क्या आया? मैसेज आया कि यहां पर बंशीधर भैया जो वसुंधरा के लॉयलिस्ट थे उनका अपर हैंड हो गया। यह तस्वीर कुछ चीजों को बताने के लिए काफी है, लेकिन एक क्षण के लिए अब अगर जयपुर से हम शुरुआत करते हैं। जयपुर की 19 सीटें बड़ा महत्वपूर्ण है। यहां पर स्ट्रेटजिकली गहलोत ने बेहतरीन चाल चली उम्मीदवारों के चयन को लेकर, वोटिंग के पैटर्न को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपने तौर पर उन परिस्थितियों को परखने की कोशिश की कि अगर वसुंधरा दरकिनार है तो किनको आगे किस रूप में किया जाए। और जयपुर के भीतर की 19 सीटों में पिछली बार याद कीजिए कांग्रेस 10 सीट जीती थी, बीजेपी 6 सीट जीती थी। इस बार यह खेल उल्टा हो सकता है। हालांकि प्रयास बचाने का, जो खास तौर से जयपुर का किला बचाने के लिए है, उसमें बड़ा महत्वपूर्ण है कि इंडिपेंडेंट जिन 3 सीटों से जीते थे उसमें अगर ध्यान कीजिए तो जो बस्सी की सीट थी इंडिपेंडेंट एमएलए को कांग्रेस ने टिकट दे दिया, जो डूडू की सीट थी इंडिपेंडेंट एमएलए को कांग्रेस ने टिकट दे दिया, और यह मानकर चले कि उनके हिस्से का वोट और कांग्रेस के हिस्से का वोट जुड़ जाएगा, तो इससे लाभ उनको मिल जाएगा। तो यह 2 सीटें कांग्रेस को लगा हम तो जीत सकते हैं। तीसरी स्थिति शाहपुर की थी जहां से इंडिपेंडेंट जीते थे, वहां पर आलोक बेनीवाल इस बार भी मौजूद थे। कांग्रेस के मनीष यादव, बीजेपी के उपेंद्र यादव, यहां पर बीएसपी भी मैदान में, आरएलपी भी बिहार में, आम आदमी पार्टी भी मैदान में। लेकिन यह मैसेज इसलिए बताने की जरूरत थी कि राज्य के अलग अलग जगहों पर जहां इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको आप पहली बार खारिज नहीं कर सकते हैं। उनका असर जबरदस्त होने वाला है।
इस चुनाव के भीतर में, यानी बाइपोलर जरूर है कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने, लेकिन बागियों ने कैसे खेल बिगाड़ा। और इसी का असर है कि कांग्रेस के सामने जो संकट है वो 4 सीटों पर है। चाकसू सीट, बागरू सीट, किशनपोल सीट और हवा महल की सीट। हवा महल में इन्होंने कैंडिडेट कांग्रेस ने बदल दिया था। किशनपोल में बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया था, जो हारा था पिछली बार उसको भी बदल दिया। लेकिन बीजेपी के सामने सब कुछ अनुकूल है ऐसा नहीं है। बीजेपी की 3 सीटें जो चोमू, फुलेरा और मालवीय नगर है, यहां पर उसकी स्थिति या तो बराबरी की है या नीचे है, अपर हैंड में वो नहीं है इन 3 सीटों को लेकर। अब यहां पर एक बात हमको लगता है और सीटों पर जाए उससे पहले यहां पर जिक्र भारतीय आदिवासी पार्टी का जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो भारतीय ट्राइबल पार्टी थी जो गुजरात में बनी थी, पिछले चुनाव में वह लड़ी थी, 2 लोग जीत भी गए थे, वह दोनों लोग छोड़ गए, पार्टी बंट गई और उसके बाद इस चुनाव के लिए भारतीय आदिवासी पार्टी निकल कर आई। यह दक्षिणी राजस्थान का हिस्सा है जहां पर इसका बड़ा प्रभाव है। और यहां पर जो भारतीय ट्राइबल पार्टी थी वह यहां पर बेअसर हो गई। हालांकि यहां पे बीएसपी की मौजूदगी है, जननायक जनता पार्टी है उसकी मौजूदगी है, सीपीएम भी अपने तौर पर चुनाव लड़ रही है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो हनुमान बेनीवाल की है उसका भी असर है। एक क्षण के लिए ये जरा समझ लीजिए कि पिछले चुनाव में लगभग 13% वोट बाकियों को मिले थे जो कांग्रेस और बीजेपी के साथ नहीं थे। इस बार भी कमोवेश 10 से 15% के बीच वोट जो है कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों से हटकर इनके पास जाने वाला है। यह बहुत साफ तौर पर एक नजर आया। अब यहां पर दूसरा सवाल है कि जो शेखावटी के 21 सीटों का इलाका है, इसमें सीकर आता है, चूरू आता है, झुंझुनू आता है, नीम का थाना आता है। अगर यहां की परिस्थिति को समझे तो पिछली बार बीजेपी यहां पर 15 सीट जीत गई थी। इस बार वह स्थिति क्या होगी या नहीं होगी, यह मुश्किल सवाल नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर यह बहुत साफ नजर आने लगा कि कमोवेश बीजेपी और कांग्रेस यहां पर इस तरीके से शेखावटी के इलाके में है और खास तौर से यह जाटों पर टिका हुआ इलाका है। यहां पर बीजेपी को पिछली बार की तुलना में लाभ हो सकता है। शेखावटी के इलाके में पिछली बार वो सिर्फ 4 सीट ले गई थी, पिछली बार 4 सीट ले गई थी, तो इस बार उसकी परिस्थिति में और बेहतरीन स्थिति हो सकती है कहना पड़ रहा है, लेकिन वह ऊपर ताकतवर तौर पे नजर आ रही है। एक चीज और है कि कांग्रेस के साथ अगर यहां पर जाट वोट बैंक टूट गया तो बीजेपी एक लिहाज से बहुत तेजी से दुगनी से ज्यादा सीट ले जाएगी और दलित वोट बैंक अगर उसमें शिफ्ट कर गया जो अपने उम्मीदवारों के जरिए उसने सोचा है, तो फिर उसके कांग्रेस के सामने मुश्किल आ जाएगी और कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी भी इस इलाके में खास तौर से है। हमें लगता है यहाँ कुछ चीज़ों का जिक्र और करना चाहिए, खास तौर से जो स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट लक्ष्मणगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के सुभाष मौर्य उनके सामने थे, मांडवा में रीता चौधरी और नरेंद्र कुमार आमने सामने थे। कुछ जगहों पर तारानगर के भीतर में बीजेपी के विपक्ष नेता राजन सिंह राठौड़ वहाँ पर मौजूद थे और बाई इलेक्शन में रीता चौधरी जीती थी, तो रीता चौधरी फिर से कांग्रेस में आ गई। रीटा चौधरी फिर से टिकट में चुनाव जीतती है यहाँ पर और उसके बाद एमपी झुंझुनू को लाया जाता है, नरेंद्र कुमार को बीजेपी लेकर आती है। ये सारे मैसेज अपने तौर पर बहुत चीज़ों को इंडिकेट करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि वो कौन सी सीट है जहां से बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता है, वो कौन सी सीट है जहां से कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता है। हमें लगता है पहला परीक्षण इसका भी कर लीजिए और यहां पर बहुत हैवीवेट के तौर पर बीजेपी की मौजूदगी है, क्योंकि राज्य में लगभग 60 सीट ऐसी है जहां बीजेपी को आप हरा ही नहीं सकते हैं। आप कहेंगे 60 सीट कैसे हो सकती है, हम कुछ नाम बताते हैं जिससे आप समझ जाएंगे। अलवर सिटी, बीकानेर ईस्ट, असिंध, विद्यानगर, मालवीय नगर, रतनगढ़, सिवाना, अजमेर साउथ। मालवीय नगर हमने जो जिक्र किया आपसे जयपुर के भीतर का, वह लगभग बराबरी के टक्कर पर आकर इस पर रुका हुआ है। विद्यानगर, मालवीय नगर, रतनगढ़, सिवाना, अजमेर साउथ, अजमेर नॉर्थ, कोटा साउथ, रेवदर, बूंदी, सूरसागर, भीनमल, लाडपुरा, झालरपाटन, उदयपुर, राजगंज मंडी, भीलवाड़ा, सोजल, खानपुर, ब्यावरा, फुलेरा, ये ऐसी सीटें हैं यहां से आप बीजेपी को नहीं हरा सकते। लेकिन कांग्रेस इस मामले में थोड़ी सी पिछड़ी हुई है, उसके पास 21 सीट ऐसी है जहां से
बीजेपी नहीं जीत सकती है। सरदारपुरा है, बाडी है, बागीदौरा है, सपोट्रा है, संचौर है, बड़ी है, सादरी है, सरदार शहर है, गुड़ामलानी है, बाड़मेर है, फतेहपुर है, चित्तौड़गढ़ है, कोटपुतली है, डिंग कुमेर है। इन जगहों से जीतना मुश्किल है। अब यहां पर एक दूसरा सवाल है कि वो कौन सी सीट है जहां से बीजेपी की एंट्री हो सकती है। बीजेपी की एंट्री अलग अलग जिलों में अलग अलग सीटों पर एंट्री बीजेपी की नए तरीके से हो सकती है और कुछ सीट ऐसी भी है जहां पर कांग्रेस की भी एंट्री हो सकती है। मसलन दौसा में 2 सीट है जहां बीजेपी की एंट्री बीजेपी जीत सकती है, उसमें लालसोट, महुआ और बंदीकुई की सीट है। टोंक की खास तौर से देवली उनीपारा की सीट है। मालपुरा सीट बीजेपी के पास है। निवाई टोंक का इलाका है, वो कांग्रेस वहां पर जीतने की परिस्थिति में है या वो गंवा देगी, इस परिस्थिति में चल रही है। कोटा की सनगोड सीट है। जोधपुर की जहां बीजेपी की एंट्री है वो जोधपुर की ही सीट है, जोधपुर सीट। बाड़मेर की 2 सीट आती है, चौहटन और पचपादरा। भरतपुर की 2 सीट आती है, नडबई और बयाना। झुंझुनू की 1 सीट है, खेतड़ी। चित्तौड़गढ़ की 1 सीट है, बेगुन। सीकर की 1 सीट है, फतेहपुर। सीकर की एक दूसरी सीट है, दंता रामगढ़। अजमेर की 1 सीट है, मसोदा। और नागौर की 1 सीट है, नवान। पाली की भी 1 सीट है, मारवाड़ जंक्शन। यहां पर बीजेपी जीत सकती है, कांग्रेस सीटों को गंवा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जो गहलोत जिस रूप में घूमे और जो योजनाओं का ऐलान किया, जिन सीटों पर असर बीजेपी जहां पर ताकतवर थी वहां पर वह पिछली बार जीती भी थी, इस बार वह भी गंवा सकती है। यानी वहां पर कांग्रेस की एंट्री हो सकती है। उसमें एक लंबी लिस्ट उसकी भी, मसलन हनुमानगढ़ में पिलीगंगा, नोखा में बीकानेर ईस्ट, चुरू का इलाका, झुंझुनू में सूरजगढ़, झुंझुनू में ही मांडवा सीट है। भरतपुर में दीक कुबेर जहां पर आज हिंसा भी हुई है। अजमेर की सीट अजमेर साउथ और बिवार का है। जोधपुर में सूर सागर है। बाड़मेर में सिवाना की सीट है। जालौर में रानी बाग की सीट है। उदयपुर में गोलकुंडा है, लेकिन यहां पर जो आदिवासी पार्टी है उसका बड़ा प्रभाव है। असिंध जो भीलवाड़ा में आता है, बूंदी की सीट है। खानपुर झलावर का हिस्सा है, वहां पर सीट है। ये सारे मैसेज बतलाते हैं कि एक मुश्किल हालात दोनों पॉलिटिकल पार्टी के सामने जरूर है, लेकिन जहां पर बीजेपी की एंट्री नई सीटों पर हो रही है वह गंवाने की स्थिति में कांग्रेस ज्यादा है। तो क्या ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें बराबरी का खेल है? यह सवाल एक इन सीटों को सुनकर आपके जहन में आ सकता है। लेकिन एक क्षण के लिए आपको लगेगा नहीं नहीं, कुछ महत्वपूर्ण सीटों का जिक्र भी यहां होना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े गद्दावर नेताओं ने प्रचार भी किया है। हमें लगता है कि उसको बताने से पहले एक चीज आपको बतला दें। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, उन्होंने 14 सभा की और 2 रोड शो किए। उन्होंने जिन जिन जगहों पर वह घूम रहे थे वहां पर कितनी सीटें थी जो सीधे तौर पर प्रभावित हो रही थी, अगर आप इसको समझें तो 99 सीटों को प्रभाव में मोदी ने लिया। जो बीजेपी की 40 सीटें वहां पर थी, कांग्रेस की 44 सीटें थी। प्रधानमंत्री मोदी जहां बतौर प्रचारक गए, वहां पर कांग्रेस की 44 सीटों में से 6 सीटों पर असर पड़ सकता है, कांग्रेस गंवा सकती है। जहां पे अमित शाह गए, 117 सीट उनके दायरे में आई। 68 सीटें कांग्रेस की थी, बीजेपी की 33 सीट थी। कांग्रेस इन 68 सीटों में से 8 सीट गंवा सकती है जहां पर अमित शाह गए। नड्डा जो गए वो 38 सीटों पर जहां गए वहां पर मैक्सिमम सीट कांग्रेस के पास ही 26 सीटें थी, यहां सिर्फ 2 सीटों पर असर पड़ सकता है। अब दूसरा सवाल आप कहेंगे तब इसका मतलब राहुल गांधी का क्या है? राहुल गांधी ने 12 सभाएं की, 64 सीटों को अपने प्रभाव में लिया और उन 64 में से 22 सीट बीजेपी के पास। उस 22 में से 2 सीट ऐसी है जो बीजेपी गंवा सकती है, क्योंकि 38 सीट तो पहले से कांग्रेस की थी। उस 38 में से कांग्रेस भी गंवाएगी। लेकिन यहां जिक्र राहुल गांधी का है, तो बीजेपी कितनी सीट गंवा सकती है ये हम बता रहे हैं, 2 सीट। जहां पे प्रियंका गांधी गई, तकरीबन 74 सीटों पर उन्होंने प्रभाव डाला। उन्होंने अपने तौर पर जो सभाएं की, 6 सभाएं की। यहां पर बीजेपी की 23 सीट है, यहां पर सिर्फ 3 सीट ऐसी है जो डामाडोल है या बराबरी की परिस्थिति में बीजेपी आकर खड़ी है। और खड़गे साहब जहां पर गए, जो खास तौर से दलित बहुल इलाके हैं या सुरक्षित सीटें हैं, लेकिन इसके अलावे भी उन्होंने प्रभाव डाला 87 सीटों पर। वहां पर बीजेपी 27 सीटों पर है, कांग्रेस पहले से 50 सीटों पर है, लेकिन यहां पर कांग्रेस को हो सकता है घाटा हो 5 सीटों का। यह एक तस्वीर निकल कर आती है जिसके जरिए अब सवाल था जो वीवीआईपी इलाके अपने तौर पर रेंग रहे हैं इन इलाकों में, उसमें अगर एक एक चीज देखिए तो सवाई माधोपुर
बीजेपी के करोड़ी लाल मीणा है, लेकिन उनके वोट काटने के लिए उनके बागी उम्मीदवार आशा मीणा मैदान में है। तो क्या कांग्रेस के दानिश अबरार को फायदा होगा? शुरुआती दौर में लगता है फायदा होगा, लेकिन सवाल यह है कि किरोड़ीमल मीणा का कद बड़ा है और कितने वोट बागी काटता है, ये इस पर आकर टिक गया और यहां पे वोटिंग परसेंटेज बढ़ा पिछली बार की तुलना में। तिजारा की सीट, यहां पे साफ ध्रुवीकरण हिंदू मुस्लिम का। बीजेपी के बाबा बालकनाथ, कांग्रेस के इमरान खान, यहां पे बीजेपी का पलड़ा भारी लगा। खिवसर में जो आरएलपी के हनुमान बेलीवाल हैं, उनके सामने बीजेपी और कांग्रेस दोनों कमजोर पड़ रहे थे। जो वोटिंग पैटर्न वहां पर था, बीजेपी के रेवता राम डांगा और कांग्रेस के तोनपाल मिर्दा दोनों कमजोर लग रहे थे। तारानगर, बीजेपी के राजेंद्र राठौड़ जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, वह चुरू से चुनाव लड़ने आए और कांग्रेस के नरेंद्र बुधानिया। यहां पर राजेंद्र राठौड़ का कद थोड़ा ऊपर नजर आया। विद्याधर, यहां बीजेपी की एमपी दिया कुमारी जो जयपुर की राजकुमारी भी है, इनका पलड़ा भारी है। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के कोषाध्यक्ष जो हैं सीताराम अग्रवाल, वह चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दिया कुमारी का पलड़ा भारी है। लक्ष्मणगढ़, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासारा, ये कहीं चुनाव ना हार जाए। यह भी यहां के वोटरों के बीच जो तमाम प्रतिक्रिया नजर आई। और बीजेपी के सुभाष महरिया जो पहले बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में आए, फिर बीजेपी में चले गए, इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके साथ नेगेटिव यह है कि वो इधर उधर करते रहते हैं। इस भरोसे अगर डोटासारा को मिल जाए तो ठीक है, अन्यथा उनके लिए मुश्किल है। धौलपुर में बीजेपी के शिवचरण कुशवाहा और कांग्रेस की शोभा रानी कुशवाहा, महत्वपूर्ण है, दोनों जीजा साली हैं और दोनों पहले दूसरी पार्टी में थे, यानी बीजेपी में शोभा रानी थी, अब वो कांग्रेस में आ गई। कांग्रेस में शिवचरण कुशवाहा थे, वो अब बीजेपी में आ गए। तो जीजा साली की टक्कर है, इसमें संयोग से जीजा आगे चल रहे हैं, उनका पलड़ा भारी है। शिव सीट जो है, जहां पर कांग्रेस के अमीन खान हैं, बीजेपी के स्वरूप सिंह खारा हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है, यहां 5 कोणीय मुकाबला है। कांग्रेस के अमीन खान के काउंटर में कांग्रेस के बागी फतेह खान खड़े हैं, बीजेपी के स्वरूप सिंह खारा के काउंटर में रविंद्र सिंह भाटी वहां पर खड़े हैं, और जो पूर्व एमएलए जालम सिंह थे वो तो मैदान में हैं ही। तो ये 5 कोणीय मुकाबला उलझा हुआ है और ये हो सकता है कि वोट का अंतर यहां बहुत कम रहे। बहुत कम का मतलब होता है 2000 से कम के वोट में जिसको भी जीत मिलेगी, अन्यथा मुश्किल होगी। नागौर की सीट भी बड़ी महत्वपूर्ण है। हरेंद्र मिर्धा और ज्योति मिर्धा, चाचा भतीजी का रिश्ता है, और पहले ज्योति मिर्धा जो थी वह कांग्रेस में थी, वह फिर निकल कर बीजेपी में आ गई, लेकिन यहां पे इंडिपेंडेंट हबीबुर रहमान है, 2 बार के एमएलए रह चुके हैं, और दोनों वक्त में एक पार्टी से नहीं, एक वक्त बीजेपी से, एक वक्त कांग्रेस से। लेकिन चूंकि मुस्लिम वोट इनके साथ हबीबुर रहमान के साथ है, जो कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा है, तो ज्योति मिर्धा के लिए यहां अपर हैंड है। कोटा उत्तर में कांग्रेस के शांति धारीवाल, हाईकमान को लेकर कुछ संदेश दिया था इन्होंने, इनके लिए मुश्किल है इस जगह पर। मैसेज बहुत साफ है। राजस्थान की राजनीति के बीच राजस्थान का चुनाव और उसका परिणाम कांग्रेस और बीजेपी को, राजनीति को अंदर से हिलाकर रख देगा, यह संदेश बहुत साफ तौर पर है। और यह परिस्थिति खास तौर से हमारी टीम ने बताया कि आखिर में इस बात का जिक्र जरूर कर दें, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालोर, बीकानेर संभाग में जो 23 सीटें आती हैं, उन 2300 सीटों को ले लीजिए, जिसमें मान लीजिए श्री गंगानगर को आपको लेना होगा, हनुमानगढ़ को आपको लेना होगा, चूरू को आपको लेना होगा। ये जो सीटों का जिक्र हम आपसे जो इन जिलों का कर रहे हैं, उसकी वजह एक ही है, यहाँ पर पिछली बार की परिस्थितियों से उलट परिस्थिति आपको नजर आ सकती है, जो हमारी टीम ने तमाम चीज़ों से जानकारी हासिल की और अध्ययन किया। और ये मैसेज बहुत साफ है कि राजस्थान में जो हो रहा है, परिणाम चौंका देंगे। परिस्थितियां कुछ ऐसी है कि असर इसका कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति से होते हुए, जो दोनों के छत्रपों की मौजूदगी राजस्थान के भीतर है, दोनों के लिए मुश्किल हालात पैदा कर देंगे। ये बताना ठीक होगा नहीं कि दोनों परिस्थितियों के बीच किसके लिए ज्यादा मुश्किल हालात है, लेकिन एक बात तय हो गई कि दरअसल राजस्थान एक ऐसा थर्मामीटर है जो पहली बार बीजेपी और कांग्रेस और उनके साथ क्षेत्रीय पार्टी में आदिवासी के
मौजूदगी का एहसास भारत की राजनीति को कराने के लिए तैयार खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।